अभी तक हमने पढ़ा कि आवेश क्या होते हैं, आवेश की प्रकृति क्या होती है, आवेशों की मात्रक क्या होती हैं भिन्न भिन्न पद्धतियों में। एसआई पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में हमने उनका मात्रक पढ़ा, उनके गुणधर्म पढ़े, आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर। इस प्रकार की कुछ हमने आवेशों के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम पढ़ेंगे कि दो आवेश जो लिए जाते हैं, अगर उनको एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के पास में रखा जाता है तो उन पर एक बल लगता है, और उस बल का जो मान होता है वो कितना होगा। अगर आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी दोनों अगर धनावेशित हैं या फिर दोनों ऋणावेशित हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, या फिर अगर जब ये आपस में एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं तो वहाँ पर जो बल लगता है वो आकर्षण प्रकृति का लगता है। और कुलाम ने ये बल का मान ज्ञात किया था और उसने ये बताया था कि ये जो बल का जो मान है वो कितना आएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने एक सूत्र दिया था, और उस सूत्र का जो मान है वो अपने आप से यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो वो जो नियम था वो कहलाया कुलाम का नियम। तो आज पढ़ेंगे कुलाम का नियम। कुलाम का नियम। कुलाम ने ये बताया था कि अगर दो आवेश होते हैं, अगर स्थिर आवेशों को अगर एक बहुत कम दूरी पर एक दूसरे के पास में रखा जाता है तो उनके बीच में बल लगता है। और वो इस प्रकार से उन्होंने दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास में रखा। एक तो मान लेते हैं ये आवेश है और दूसरा ये आवेश है। ये +Q1 आवेश मान लेते हैं, इसको -Q2 आवेश मान लेते हैं। ये A बिंदु मान लेते हैं और इसको B बिंदु मान लेते हैं। मान करके चलते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R है। यानी क्या है, A व B दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं पर दो आवेश रखे गए हैं। एक तो धनावेशित है आवेश +Q1, दूसरा एक ऋणावेशित है -Q2। अल्प दूरी पर रखे गए हैं दोनों R दूरी के ऊपर, तो तब इनके बीच में बल लगता है और उस बल का मान ज्ञात किया था। तो कुलाम ने अपने नियम में ये बताया था कि जब दो आवेश होते हैं और इन आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दोनों आवेशों का परिमाण कितना है उस परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये कुलाम का नियम कहलाता है। तो कुलाम ने ये बताया था कि अगर दो आवेश लिए गए हैं, इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक तो ये, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इसी प्रकार उनके बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। तो अब इसको देखिए कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R²। ये समीकरण हो गए अपने पास 3 नंबर। अगर ये समानुपाती का निशान अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो एक नियतांक राशि इसके गुणा में लिखनी होती है। तो F बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई अपने पास। ये जो बल है वो उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है। ये बल आकर्षण का भी हो सकता है और ये बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो अब ये जो K राशि आई है अपने पास यहाँ, ये क्या है, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है और ये समानुपाती नियतांक जो K लिया है ये क्या करता है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ना, उस दूरी के बीच में माध्यम कौन सा है, मीडियम कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है इसका मान। अगर हम मान करके चलते हैं कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक निकालें या इसकी वैल्यू निकालें और मान करके हम चलते हैं कि वायु या निर्वात
के लिए, वायु या निर्वात के लिए, यानी इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो कौन सा है, या तो वायु या निर्वात का है। तो वायु या निर्वात के लिए एसआई पद्धति के अंदर k का जो मान होता है वो k का मान होता है k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्साइलन नोट। ये k का मान एसआई पद्धति के लिए होता है। और ये जो k का मान आया है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी इसके अंदर अपने पाई का मान भी रखेंगे और एप्साइलन नोट का भी मान अगर इसके अंदर रखेंगे ना, तो फिर उसको हल करेंगे तो हल करने पर k का मान आता है 9 × 10⁹ और इसका मान आता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, यानी इसका मात्रक आता है अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक बनता है यहाँ से। तो k का जो मान है एसआई पद्धति के लिए वो कितना आया 1/4 पाई एप्साइलन नोट, और k का जो इसको मान, ये जो कांस्टेंट राशि है पाई और एप्साइलन नोट दोनों इसमें पुट करेंगे और इसको हल करेंगे तो k का मान आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। यहाँ जो एक राशि आई थी अपने पास एप्साइलन नोट, ये क्या होता है कि एप्साइलन नोट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। और एप्साइलन नोट का जो मान होता है वो होता है 8.854 × 10⁻12 होता है, और इसका जो मान होता है वो मान होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक होगा ये। तो एप्साइलन नोट का जो मान है वो ये है, और ये जो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है अपने पास। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एसआई पद्धति के लिए k का मान निकालिए, सीजीएस पद्धति के लिए मान निकालें, सीजीएस पद्धति के लिए मान निकालेंगे। उससे पहले क्या है कि इस समीकरण में अपने ये मान पुट कर देंगे, जो k की वैल्यू हमने ली है ना एसआई पद्धति के लिए, तो इक्वेशन 4 से k का मान इसमें यहाँ पुट करेंगे तो f बराबर हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, तो इस बल का मान क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगी अपने पास 5 नंबर। k का मान निकाला, k का मान इस समीकरण में पुट किया और यहाँ से हमने बल का मान निकाल लिया। अब ये जो कंडीशन एसआई पद्धति में ली थी ना, ठीक उसी प्रकार हम सीजीएस पद्धति में इसका मान निकालते हैं। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इसका मान निकालेंगे। तो सीजीएस पद्धति में k का जो मान होता है ना वो होता है 1 होता है। तो ये मान अगर इस समीकरण में 4 में अपने रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 4 से f बराबर हो जाएगा, k का मान यहाँ रखेंगे कितना है 1 है, ये यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा। ये सीजीएस पद्धति में आया है। सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, डाइन में आएगा। ये समीकरण हो जाएगी अपने पास 6 नंबर। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये जो अपने समानुपाती नियतांक लिया था, उस समानुपाती नियतांक की दोनों अवस्थाओं में, एक तो सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में हमने मान निकाल लिए, और मान निकाल करके न्यूटन ने जो अपना नियम दिया था, ये जो कूलाम ने जो नियम दिया था F बराबर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, उसके अंदर इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं और ये मान आ जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो माध्यम हमने लिया है, ये माध्यम वायु या निर्वात के लिए हमने अभी तक कैलकुलेशन की है। अगर ये माध्यम चेंज हो जाता है तो बल का मान कितना आएगा किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए इक्वेशन 4 से F बराबर क्या आ जाएगा, एफ एम लिखेंगे। m का मतलब यानी मीडियम, यानी उस माध्यम के लिए हम यहाँ पर फोर्स का मान निकाल रहे हैं, तो एफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। और ये मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन
एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या, एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, जबकि एप्सिलॉन यहाँ पर यूज किया है। एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम के लिए जो हमने लिया है उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये मान आता है अपने पास समीकरण नंबर 7, जहाँ एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता है जो हमने लिया है, उसके लिए इसका माना है। तो ये जो न्यूटन ने नियम दिया था, कूलाम ने जो नियम दिया था वो ये है। इसके बाद में हम इसके बारे में थोड़ा और अध्ययन करेंगे, बेसिक बातें इसके बारे में। तो उसने क्या बताया था कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो दोनों आवेश हमने लिए हैं और जो दोनों आवेश के लिए जो k का मान आया है, वो मान उन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है ना, उन दूरी के बीच में जो माध्यम कौन सा रखा हुआ है उस माध्यम पर बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है। तो उस माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर बल निर्भर कर रहा है। तो उसी आधार पर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि वायु या निर्वात के लिए जब अपने कूलाम ने ये नियम को, जो इसके रिजल्ट आए थे उनको जब देखा तो उन्होंने ये पाया गया था कि जब वायु या निर्वात लेते हैं दोनों आवेशों के बीच में, वायु या निर्वात लेते हैं, तब बल का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है, अधिकतम बल का मान प्राप्त हुआ। उसके बाद में उसने कोई अन्य माध्यम रख दिया, जैसे ये माध्यम की हम बात करें, कोई अन्य माध्यम ले लिया, तब बल का मान थोड़ा सा कम हो गया। तीसरी बार उन्होंने क्या किया था, इन दोनों आवेशों के बीच में सुचालक माध्यम रख दिया, तो उस माध्यम रखने से बल का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने फिर क्या है कि ये जो मान कितना कम हुआ है वायु या निर्वात की तुलना में, किसी अन्य माध्यम को रखने से बल का जितना मान कम हुआ है उस राशि को उन्होंने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा, यानी परावैद्युतांक कहा। परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उसको। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वायु या निर्वात में बल का जो मान प्राप्त हुआ था वो अधिकतम प्राप्त हुआ था, और कोई अन्य माध्यम रख दिया तो बल का मान क्या हुआ, कम प्राप्त हुआ। कितना कम प्राप्त हुआ, वो जो राशि है ना, उस राशि को उन्होंने क्या कहा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा। और इस राशि को इन्होंने एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया, एप्सिलॉन आर से परावैद्युतांक को। और एप्सिलॉन आर का जो मान उन्होंने निकाला वो इस प्रकार से निकाला कि वायु या निर्वात में कूलाम बल और उस माध्यम में कूलाम बल, ये दोनों को हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो फिर ये नई राशि प्राप्त होगी। वायु या निर्वात के लिए हमारे पास यहाँ पर जो मान प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इसी प्रकार उस माध्यम के लिए, जिस माध्यम जो उनके बीच में रखा गया है, उसके लिए ये समीकरण प्राप्त हुई। तो यहाँ से ये मान भी रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखिए ये राशि यहाँ से यहाँ कट गई, ये इससे कट गई, क्या बच गया, 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन, ये बच गया। तो एप्सिलॉन आर बराबर आ गया एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को हम उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, जो दोनों आवेशों के बीच में रखी गई थी। तो ये था कूलाम का बल और परावैद्युतांक।